दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदे हुए हथियारों की ताकत कितनी होती है और ये जंग में कितना काम आते हैं? आखिर कोई तो वजह होगी कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश अपने यहाँ हथियारों की खेती करता है और मलेरिया की दवा के लिए उसे हमारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वो अपने लोगों के लिए दवा भी बना सकता था और हथियार खरीद भी सकता था, लेकिन वो खुद मिसाइल बनाता है और दवा खरीदता है और उसके अपने खुद के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है। जबकि इतना तो आप भी समझते हैं कि हथियार और दवा में से ज्यादा जरूरी चीज दवा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर इन बेचे और खरीदे गए हथियारों की असलियत क्या होती है और क्या ये असल में किसी देश के काम आ भी सकते हैं या नहीं? दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक इसी की तह तक जाना है और हमारे चैनल थ्योर्स की सीरीज थ्यो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े देश और उनकी कंपनियां जो हथियार बनाकर बेचते हैं, वो आपके मोहल्ले का किराने वाला तो है नहीं जिसने साबुन बेच दी और भूल गए। वो तो अपने बेचे गए हर एक हथियार का शुरू से आखिर तक ब्यौरा रखते हैं और साथ ही ये तय करते हैं कि हमारा ये हथियार या जहाज किसके खिलाफ और कहाँ इस्तेमाल होगा। और अगर खरीदार ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया तो क्या करना है, ये भी वो पहले से तय रखते हैं। चलिए आपको आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। आपने फोन तो खरीदा होगा, उसे जब आपने पहली बार आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन किया होगा तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आता है जिसे आपने बिना पढ़े ही ओके कर दिया होगा। ऐसा ही तब भी होता है जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी टर्म्स कंडीशन और पॉलिसी का एक पेज होता है। आप इसे भी ओके करके निकल जाते हैं, लेकिन आप इसे कभी पढ़कर देखिएगा। इसमें वो सारा ब्यौरा और शर्तें होती हैं जो कंपनी आप पर उनका फोन या ऐप इस्तेमाल करने के बदले में लगाती है। और अगर आपने इन शर्तों को तोड़ा तो कंपनी आपसे अपनी सर्विसेज वापस ले सकती है या आप पर मुकदमा तक कर सकती है। जैसे कि मान लो आप कोई भड़काऊ ट्वीट करते हो तो ट्विटर आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, या आप अपने फोन को रूट करके उसके डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करो तो फोन कंपनी आपके फोन का लाइसेंस रद्द कर सकती है। फिर आपका फोन एक डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। अब एक छोटे से फोन या ऐप के साथ अगर इतनी सारी शर्तें और कंडीशन जुड़ी हो सकती हैं, तो इतने बड़े जहाज या मिसाइल टैंक के साथ न जुड़ी हो, ये आपने कैसे सोच लिया? इसका सबूत देखना हो तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की खबरें निकालिएगा, जब मीडिया वालों ने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 फाइटर्स इस शर्त पर बेचे थे कि वो इनका इस्तेमाल सिर्फ बलूचिस्तान में करेगा और किसी जंग में ये फाइटर प्लेन इस्तेमाल नहीं होगा। और हुआ भी यही था कि जब एक F-16 कश्मीर में गिर गया तो अमेरिका ने अपनी एक टीम पाकिस्तान भेजी थी ये देखने के लिए कि सारे जहाज सलामत हैं या नहीं। अब बताओ, अगर अमेरिका ने जहाज बेच दिए तो उन्हें क्या मतलब कि पाकिस्तान उनसे लड़े या खड़े करके आग लगा दे? लेकिन ऐसा नहीं होता। हथियारों की मार्केट में पूरा पैसा देने के बाद भी असली मालिक हथियार बेचने वाला ही होता है, ना कि खरीदने वाला। अब ये बात आपको मीडिया ने चीख चीख कर बता दी कि अमेरिका और पाकिस्तान का क्या एग्रीमेंट था, लेकिन ये बात आराम से दबा गई कि ऐसे ही हजारों एग्रीमेंट हर उस हथियार और टेक्नोलॉजी के साथ भी हुए होते हैं जिन्हें किसी भी देश ने किसी दूसरे देश से खरीदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि खरीदार बेचने वाले देश को बताए ही ना कि वो हथियार कहां कहां चलाया है, यानी झूठ बोल दे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हथियार के हर एक पार्ट में ट्रैकिंग के इतने इंतजाम कर देते हैं कि आप लाख चाहें पर वो पता लगा ही लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे? कंपनियां जानबूझकर उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे लगाती हैं जो एक वक्त के बाद चेंज ही करने पड़ते हैं, वरना आप उस हथियार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मान लो जहाज के खरीदने के वक्त एग्रीमेंट लेटर में आपने लिखा कि इसे हम सिर्फ गश्त के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके हिसाब से मान लो कोई पार्ट आपको हर 6 महीने में लेना पड़ेगा, लेकिन उसी चीज का ऑर्डर आप कंपनी को 2 या 3 महीने में देते हो तो वो समझ जाएंगे कि आपने इसे किसी मिशन में भी इस्तेमाल किया है। अब कंपनी अपने जासूसी सिस्टम का इस्तेमाल करके ये पता लगाएगी कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, और जैसे ही ये बात साबित होगी तो वो आपसे अपना जहाज वापस ले लेंगे और मीडिया आपको बताएगी कि आज हमारा जहाज पहाड़ों में टकराकर टूट गया और उसका मलबा भी नहीं मिल सका। अब आप ये मत सोचिएगा कि वो देश वो पार्ट चुपके से बना लेगा। एग्रीमेंट के साथ में मेकर कंपनियां शर्तों में ये श्योर करती हैं कि आप वो पार्ट खुद बनाना ना शुरू कर दें। अब ये तो हुआ कि कंपनियां कैसे पता लगाती हैं कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा रहे, लेकिन अगर ये साफ हो गया कि आपने उनकी लगाई शर्तों को तोड़ा है तो वो क्या करेंगे?
मान लीजिए किसी दिन अमेरिका को पता चला कि एक खरीदार देश ने उनके बेचे गए किसी हथियार के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो सबसे पहले तो एक सर्वे टीम भेजेगा, जैसे पाकिस्तान में जहाज गिनने के लिए भेजी थी, जो ये तय करेगी कि क्या सच में शर्त तोड़ी गई है, और अगर हाँ तो टीम उसके सबूत जुटाएगी। सबूत मिलते ही सबसे पहले तो अमेरिका की वो कंपनी जिसने उस हथियार को बनाया और बेचा था, वो उसके तमाम पार्ट सप्लाई करना बंद कर देगा, जैसे सर्विसिंग मटेरियल, कस्टमाइज बम, पायलट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह, जिससे वो 2-4 महीने में वैसे ही कूड़े का ढेर बन जाएगा। दूसरे, अमेरिका उस कंपनी को और अपने देश की तमाम दूसरी कंपनियों को उस देश में किसी भी तरह का हथियार बेचने पर रोक लगा देगा। अगर पहले से कोई हथियार बेचा हुआ है तो उसका मेंटेनेंस वहीं रोक दिया जाएगा। मतलब एक नहीं, अमेरिका से जितने भी हथियार खरीदे थे वो सारे के सारे डब्बा हो जाएंगे। ऊपर से नया हथियार मिलने की उम्मीद भी अब नहीं होगी। इसके बाद तीसरा लेवल शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया में देशों के कई अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, जैसे नेटो, सार्क, ब्रिक्स या ओआईसी और ओपेक। ठीक इसी तरह हथियार बेचने वाले तमाम देशों के भी G7 जैसे कई ग्रुप्स हैं, जिसमें आने वाले तमाम देश मिलकर नए हथियार इस देश को बेचने पर रोक लगा देते हैं, जैसा आपने क्यूबा या ईरान और नॉर्थ कोरिया के केस में देखा होगा। अब इसके बाद भी अगर कोई देश बहुत ढीठ है और नहीं मान रहा, जैसे ईरान या नॉर्थ कोरिया, तो उसके लिए आता है चौथा लेवल। अब उस देश पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, यानी उसे किसी भी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करने से रोक दिया जाता है, जिससे उस देश की इकोनॉमी टूट जाए और वहाँ की जनता बगावत कर दे, जिससे वो देश खुद ही घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई इसके बाद भी नहीं मानता है, तो इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाता है, या आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसे फौज के या पावर के दम पर काबू किया जा सकता है, जैसा इराक और लीबिया में किया गया था। और ये आप भी समझ सकते हैं कि एक हथियार बनाने वाला देश और खरीदने वाला देश अगर लड़ेगा तो दोनों में से कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, हथियार बनाने वाला देश ही जीतेगा। लेकिन एक बात अब भी अधूरी रहती है, और वो ये कि ये सब तो बाद में बदला लेने के तरीके हैं। क्या होगा कि अगर अमेरिका से खरीदे हुए बम या जहाज से कोई देश उसी पर या उसके किसी दोस्त देश पर हमला करने चल पड़े और अमेरिका को ये पता चल जाए, तो उसे कैसे रोकेगा? जाहिर है कि रोक लगाना, मुकदमा करना, सैंक्शन लगाना या जवाबी हमला करना तो हफ्तों, महीनों और सालों का काम है। तो उसी वक्त फौरन उस देश को कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों, ऐसे मौके पर काम आते हैं किल स्विच। किल स्विचेस दरअसल किसी मशीन को इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है, जिससे कोई हादसा होने से रोका जा सके। आमतौर पर ये कोई लीवर या कोई बटन होता है, लेकिन इन इम्पोर्टेड हथियारों में इसे इंटीग्रेटेड सर्किट की शक्ल में लगाया जाता है। इसे ढूंढा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता, इसे किसी कनेक्शन या पावर की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसे चलाने के लिए ये भी पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हथियार में किस जगह पर है। बस किल स्विच एक्टिवेट करो और खेल खत्म। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टीवी रिमोट और कार लॉक से लेकर तमाम तरह के वायरलेस डिवाइस और रिमोट तो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने उनमें कोई एंटीना नहीं देखा होगा, बल्कि इनके अंदर एक छोटा सा पीसीबी मॉड्यूल होता है जिसका सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। मतलब जैसे ही इसे अपने तयशुदा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा, ये काम करना शुरू कर देगा, वरना ये चुप पड़ा रहेगा। टीवी, कार लॉक, मोबाइल सब जगह ऐसा ही होता है। अब सोचिए कि इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? जैसे ही उस रेजोनेंस सर्किट को अपना सिग्नल मिले तो वो अचानक काम करना बंद कर दे, ये अपने अंदर से गुजरने वाली पावर सप्लाई को रोक दे। टीवी बंद करते हुए यही तो होता है कि जैसे ही आपने चलते हुए टीवी के सामने रिमोट का बटन दबाया, सर्किट करंट को रोक देगा और टीवी बंद। ठीक यही सिस्टम हर एक हथियार के हर पार्ट में सैकड़ों जगह लगाया जाता है। एक एक चिप में कई कई जगह पर लगाया जाता है और इसे हथियार के मेन सर्किट में इस तरह मिक्स कर दिया जाता है कि दिखाई ही ना दे। और ये टीवी की तरह एक बार बंद होने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि एक बार सिग्नल मिलते ही वो खुद को और अपने होस्ट चिप को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है। जैसे ही खरीदार देश ने कोई हरकत की, वैसे ही बेचने वाला देश अपने घर बैठे बैठे अपने सैटेलाइट से उस देश के ऊपर किल स्विच एक्टिवेट करने वाला सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर देगा और वो हथियार जहां भी होगा खराब हो जाएगा, चाहे वो हवा में उड़ता हुआ प्लेन ही क्यों ना हो, जमीन पर आ गिरेगा। और बाद में मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा वो तो आप जानते ही हैं। और ऐसा एक नहीं कई बार हो भी चुका है। हमारे फॉर्मर सीडीएस लेट मिस्टर विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने का हादसा एक ऐसा ही हादसा माना जा रहा है। ये स्विचेस इतनी बारीकी और सफाई से लगाए जाते हैं कि किसी भी तरह ढूंढे नहीं जा सकते। और कोई ज्यादा हाथ पैर मारेगा ढूंढने के लिए तो ये मत भूलिएगा कि किल स्विच तो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आपके हथियार या प्लेन को डब्बा बनाया जा सकता है कि आप उसमें छेड़छाड़ करके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे थे। 2007 में इजराइल को शक हुआ कि शायद सीरिया एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, जिससे बाद में एटम बम भी बनाया जा सकता है। जिसके बाद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने उसकी सही लोकेशन और पूरा प्लान पता कर लिया
लिया और प्लान ये बनाया कि इजरायली लड़ाकू जहाज सीरिया जाकर हमला करके रिएक्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि सीरिया ने हाल ही में रूस से एक एडवांस मिलिट्री ग्रेड का रडार सिस्टम खरीदा था, जिसके चलते अगर इजराइल ने उनकी सरहद में घुसने की गलती की तो मिनटों में रूसी मिसाइल उन्हें उड़ा देंगे। लेकिन एक दिन अचानक उस रूसी रडार ने काम करना बंद कर दिया। फौरन इंजीनियर उसे ठीक करने में लग गए, लेकिन कोई कमी नहीं मिली और उसके कुछ देर बाद रडार ने खुद ही दोबारा काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक। पर तभी पता चला कि इतनी देर में इजराइल के जहाजों ने पूरे का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ा दिया। थोड़ा बहुत नहीं, 17 टन बारूद वहाँ उस रिएक्टर के ऊपर गिराया गया था। इस घटना के कुछ साल बाद पता चला कि रूस ने उस रडार के किल स्विच के कोड मोटी रकम लेकर चोरी से बेच दिए थे, जिससे इजराइल ने ऐन वक्त पर रडार को बंद कर दिया और काम करके निकल लिए। ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर खूब उछला, लेकिन सबूत की कमी और सीरिया की सरकार की कमजोर हालत के चलते कुछ हो नहीं सका। दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ हथियारों या फाइटर प्लेन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को बेचे जाने वाले हर एक मोबाइल सॉफ्टवेयर, हर एक सिक्योरिटी सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ अपनी मेकर कंपनी और अपने देश का एक छुपा हुआ जासूस होता है। आपके जेब में रखा छोटा सा फोन भी आपकी लोकेशन, चैट हिस्ट्री, फोटो, कॉन्टेक्ट नंबर, बैंकिंग हिस्ट्री और खरीदारी पैटर्न तक जानता है। ठीक इसी तरह का प्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल विदेशों से आने वाले हर कंप्यूटर, हर सॉफ्टवेयर और हर छोटे बड़े हथियारों में होता है, जो अपने अंदर से गुजरने वाले हर डाटा को सिंक्रोनाइज करके होस्ट कंट्री को भेजता रहता है। और वो घर बैठे बिठाए आपकी और आपके देश की डिजिटल प्रोफाइल तैयार करते रहते हैं और बिना कुछ किए धरे वो आपके हर कदम को पहले से ही समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि देश इतने पैसे खर्च करके ये सब चीजें खरीदते ही क्यों हैं? वो खुद क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि दोस्तों, ये बड़े देश ऐसा ही चाहते हैं। वो ये तय करते हैं कि आप ऐसा करते रहें। आमतौर पर इंसानी अकल ये कहती है कि अगर कोई देश अपने लिए कोई हथियार बनाता है या कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है तो इसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा, दूसरे देश को क्यों देगा? लेकिन ये सब बड़े देश ऐसा नहीं करते। ये ढेरों टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उनमें से बेस्ट अपने लिए रिजर्व करके बाकी सबको मुंह मांगी कीमत पर छोटे देशों को बेच देते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम तो बिना हथियारों के रह लेंगे और पुराने तरीकों से लड़ेंगे, इनके हथियार नहीं खरीदेंगे, तो ये आपके पड़ोसियों को प्यादा बनाकर उन्हें हथियार देकर उनसे आप पर हमले करवाएंगे या हथियार देकर कोई बागी ग्रुप खड़ा कर देंगे ताकि आप नए जमाने के हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर आप सोचेंगे कि हम इसरो जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये हथियार खुद बना लेंगे, तो ये आपके नेताओं को खरीद लेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि वो अपना हथियार बनाने का प्रोग्राम बंद कर दे ताकि उनकी दुकानदारी बंद ना हो। वो आपके साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जासूसों से मरवा देंगे, आप पर हमला करवा देंगे या आपकी पुलिस को रिश्वत देकर आपके ही साइंटिस्ट को अरेस्ट करवा लेंगे, जैसा आपने नंबी नारायण साहब के केस में देखा भी है। आपको किसी डील में फंसा देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हथियार नहीं बनाने देंगे। प्रेजेंट में यूक्रेन वॉर इसी की मिसाल है। नेटो और रूस की रस्साकसी में यूक्रेन कूद पड़ा और उस पर रूस ने हमला कर दिया, लेकिन नेटो ने उसे नहीं बचाया, बल्कि उसे अपने हथियार सस्ते दामों में दिए ताकि दुनिया को उनके हथियारों की पावर का पता चल सके, उसकी बिक्री बढ़े। दूसरी तरफ रूस को भी यूक्रेन जीतने की कोई जल्दी नहीं है। वो यहाँ सिर्फ अपने हथियार टेस्ट करके हथियारों की बिक्री बढ़ाना चाहता है, जबकि वही उसी के साथ रूस की तरफ से तुर्की और ईरान ने अपने ड्रोन भी भेज दिए, क्योंकि उन्हें भी तो अपने हथियार बेचकर इस हथियार मेकर ग्रुप में जगह बनानी है। और ऐसा हो भी रहा है। इन दोनों देशों को अब तक कई छोटे देशों से ड्रोन्स के ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनमें से अजरबैजान भी एक है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।